अब नजर डालते हैं कि मिड डे प्राइम में और क्या अन्य बड़ी खबरें हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। आज टर्मिनल 2 को 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल के बनने से हवाई अड्डे की यात्री क्षमता दोगुना हो गई है। अब यहां से 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आवाजाही कर सकेंगे। पीएम मोदी ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मॉडल का भी अवलोकन किया। नवरस की थीम के साथ टर्मिनल 2 कर्नाटक की विरासत और संस्कृति के साथ ही व्यापक भारतीय लोकाचार को समेटे हुए है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में टर्मिनल की संरचना बनाते वक्त इसका खासा ख्याल रखा गया है। यहां यात्री 10,000 से अधिक वर्ग मीटर में बनी हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और विभिन्न प्रकार के उद्यानों से होकर गुजरेंगे। एयरपोर्ट की खास बात है इसका यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग प्रमाणित होना। हवाई अड्डे ने अक्षय ऊर्जा के 100% उपयोग के साथ सस्टेनेबिलिटी के मामले में एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं की भी विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूरू के बीच चलेगी। 500 किलोमीटर की दूरी से 6 घंटा 30 मिनट में पूरी करेगी। वहीं चेन्नई से बेंगलुरु के बीच 4.5 घंटे का समय लगेगा। ये देश की 5वीं जबकि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के जरिए चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री सबसे पहले बेंगलुरु स्थित विधान सौदा यानी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने वहां संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री ने महर्षि जी वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसौदा के बाहर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जमकर अभिनंदन किया। भीड़ का उत्साह देख प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे। पीएम दोपहर करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के डिंगडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 2018, 2019 और 2019-2020 बैच के करीब 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने में इतिहास लिए समेटे है। इस पुस्तकालय में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र काफी उत्साहित हैं। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति गुरप्रीत सिंह से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बात की। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के
डायरेक्शन पर हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए। इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है खेती बाड़ी की, उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को। उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल नहीं हुआ। उस मायने में सर प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रधानमंत्री का डिग्रियां लोगों को देंगे। मेरे समझ से 2300 से ऊपर आपने बताया कि 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियां प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व में सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर 1 पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है, और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है। हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है, और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। तो ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। ये दीक्षांत समारोह आज 3:30 बजे है, और प्रधानमंत्री के 2 दिन के दक्षिण भारत दौरे में कल प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे 6 लेन के ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड की आधारशिला रखेंगे। इसे 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। यह आर्थिक गलियारा छत्तीसगढ़ व ओडिशा के औद्योगिक नोड्स से लेकर विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच तेजी से संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में कॉन्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक एक समर्पित पोर्ट रोड की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 2900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। ये पुनर्विकसित स्टेशन हर दिन 75,000 यात्रियों को सेवाएं देगा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। पीएम विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे। उन्नयन और आधुनिकीकरण के बाद इस फिशिंग हार्बर की हैंडलिंग क्षमता 150 टन प्रतिदिन से दोगुना होकर लगभग 300 टन प्रतिदिन हो जाएगी। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और आइए मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताजा खबर की।
हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में कल वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी। इस बार के चुनाव में 18 और 19 साल की आयु के 1,93,106 युवा नई सरकार को चुनेंगे। हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष जबकि 27,37,845 महिलाएं हैं और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता हैं जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं। ये मतदाता अब की बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे। इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो मंडी जिले के जोगेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 11 प्रत्याशी जबकि सबसे कम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराह विधानसभा क्षेत्र, लाहौल स्पीति और मंडी जिले का द्रंग विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जहां मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के 3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और इन सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में विभिन्न स्कूलों का दौरा कर रही हैं। राष्ट्रपति खंडगिरी स्थित तपोवन स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रपति के पद पर होने के बावजूद वे बच्चों से मिलने आई, ये बड़ी बात है। राज्य की बहुत पुरानी जनजाति बच्चों का स्कूल है। राष्ट्रपति जी यहाँ कई बार आई है, जब वो छात्री थी, जब वो प्रोफेशन में थी तब आई है, उनको बहुत अच्छा लगा। स्वाभाविक बच्चों की इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद बच्चों को मिलने आए, ये बहुत बड़ी बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खंडगिरी स्थित तपोवन स्कूल के बच्चों के साथ संवाद किया। स्कूल की शिक्षिका सुनीता ने कहा कि राष्ट्रपति ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने घुल मिलकर बच्चों के साथ संवाद किया जो हमें और बच्चों को प्रेरणा देगा। हम लोग बच्चों के साथ यहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए थे। हम लोग 6 शिक्षक यहाँ पर थे और बच्चों को हम लोगों ने प्रिपेयर किया था पहले से प्रोटोकॉल के हिसाब से। सारे बच्चे उनसे सवाल पूछ सके, लेकिन समय के अभाव के अनुसार 2 ही बच्चे सवाल पूछ सके। लेकिन उन दोनों बच्चों के सवाल का उन्होंने इतने अच्छे तरह से जवाब दिया और उनकी तरफ से उन्होंने बच्चों के साथ इतने खुल मिलकर उन्होंने मिले। और ये मेरे बच्चों को ये प्रेरणा देगा कि कैसे एक भारत के वो इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी वो हमारे साधारण जनता के हिसाब से, एक आम नागरिक के हिसाब से वो लोग हमारे साथ इतने खुशी से वो मिले। और ये हमारे बच्चों को भी और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और इस दौरान बच्चों ने राष्ट्रपति से सवाल पूछे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सवाल पूछने वाले बच्चों के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। बहुत अच्छा लगा और पहली बार मैं किसी राष्ट्रपति से मिल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा नहीं था कि ऐसे राष्ट्रपति आएंगे और हमसे मिलके जाएंगे। आज मैं उनको मैं एक सवाल किया था। पढ़ाई में बहुत थोड़ा कमजोर था, मैं उतना आगे नहीं था, तो हमको बोले वो तुम जैसे ये ट्राई करो, जैसे ऊपर अच्छे पढ़ने के लिए और ऊपर जाने के लिए और एक अच्छा इंसान बन के बड़ा लोग बन के एक अच्छा करो। मैंने पूछा कि आप पहले टीचर थे तो आज आप हम सब से मिलके आपको कैसा लग रहा है,
उन्होंने कहा कि हम सबसे मिलकर उन्हें उनकी बचपन की बातें याद आ रही हैं, वो कैसे क्लासरूम में जाके पढ़ते थे और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गुजरकर इस तक पहुँचे हैं, ये सब उन्होंने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ओडिशा भाषा में AICTE इंजीनियरिंग पुस्तकों और तकनीकी शब्दों की शब्दावली का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कंबोडिया के लिए रवाना हुए। कंबोडिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। अमेरिकी वित्त मंत्री के रूप में भारत की उनकी ये पहली यात्रा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। येलेन ने कहा कि मुझे भारत आकर खुशी हो रही है क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। India is one of America's indispensable partners, and the dynamism that I felt at Microsoft today and in Delhi more broadly is a testament to the talent of the Indian people and the vibrancy of its culture. It's no surprise that India is among the fastest growing major economies in the world. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन आज एक दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शराब नीति पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। संबित पात्रा ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर परत दर परत खुल रही है। जब शराब घोटाले पर जांच बैठाई गई तो डिजिटल सबूत मिटाने के लिए आप पार्टी ने 140 मोबाइल फोन बदले, जिसके लिए मनीष सिसोदिया और उनके साथी जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहती है, लेकिन अब सबसे भ्रष्ट पार्टी आप ही है। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है और वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मौलाना आजाद का बौद्धिक कौशल हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कई प्रमुख हस्तियों के साथ मिलकर काम किया और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी दिग्गज को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए जेबी कृपलानी का बहुत सम्मान किया जाता है। उन्होंने सांसद के तौर पर एक गहरी छाप छोड़ी है। शिक्षा और सामाजिक सेवा के प्रति उनका योगदान भी उल्लेखनीय है।
और बात देश में बदलते मौसम का। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण मौसम पूरी तरह सर्द हो गया और जबरदस्त कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। वहीं बर्फबारी के बाद औली का भी नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। हालांकि अभी औली में हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन बर्फबारी होने से पर्यटकों में खासा उत्साह है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DT न्यूज़। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। रूसी सेना के खेरखान से पीछे हटने के बाद यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेनी सेना 41 अन्य बस्तियों को मुक्त कराने के लिए देश के दक्षिण भाग में आगे बढ़ रही है। खेरसोन के आसपास के क्षेत्रों में भी यूक्रेनी सेना ने युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेनाओं ने दावा किया है कि उन्होंने खेरसोन के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर सिहुर्विका को वापस ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना की इस सफलता के लिए उनका धन्यवाद किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दक्षिण यूक्रेन में मुक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और लोगों की वापसी के लिए उन्हें सुरक्षित बनाया जाएगा। ये घोषणा रूस द्वारा अपने सैनिकों को निप्रो नदी के पश्चिमी तट पर रूस के कब्जे वाले पूरे इलाके से हटने का आदेश देने के एक दिन बाद हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा में पहली बार खेरसोन शहर के उत्तर पूर्व भागों में हिंसात्मक कार्रवाई में कमी आई है। रूस ने खेरसोन शहर के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सर्दियों की शुरुआत होने से क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। बता दें कि खेरसोन क्षेत्र यूक्रेन के 4 प्रांतों में से एक है, जिस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अवैध रूप से कब्जा किया था और बाद में वहां रूसी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 14 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन 14 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका और चीन के बीच संचार की लाइनों को बनाए रखने और संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। वहीं दोनों नेता कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में शी के ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद ये पहली ऐसी बैठक होगी। और आइए मिड डे प्राइम में अब देखते हैं कुछ खेल जगत की खबरें। छह बार के एशियन मेडलिस्ट शिवा थापा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2022 एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। 63.5 किलो वर्ग के फाइनल में शिवा का सामना ताजिकिस्तान के बुखोदुर उस्मानोव से था। उस्मानोव 2019 के एशियन चैंपियन हैं। एक कड़े मुकाबले में शिवा ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए 4-1 से जीत दर्ज की। इससे पहले शिवा ने उस्मानोव को 2021 एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भी हराया था। अब शनिवार को होने वाले फाइनल में शिवा का सामना उज्बेकिस्तान के अब्दुलाएव रुसलान से होगा। इससे पहले थाईलैंड ओपन में चैंपियन बनने वाले सुमित और गोविंद कुमार साहनी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दोनों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। 48 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में गोविंद को कजाकिस्तान के मुक्केबाज ने शिकस्त दी। वहीं सुमित को 75 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में मौजूदा एशियन चैंपियन उज्बेकिस्तान के जफरोव सैद जमशेद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन 75 किलोग्राम और 2022 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता परवीन 63 किलोग्राम सहित 5 भारतीय महिला मुक्केबाज अम्मान जॉर्डन में आज 2022
ASBC एशियाई एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। 81 किलोग्राम वर्ग में इस फाइनल मैच में प्रतिस्पर्धा करने वाली अन्य महिला मुक्केबाज एल्फिया पठान, स्वीटी और 52 किलोग्राम की मीनाक्षी होंगी। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।